हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपनी स्लाइड्स के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। मैं अपने सभी लेक्चर्स में एनसीईआरटी डेफिनेशंस को रेड हाईलाइट करूंगी एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पिंक से हाईलाइट करूंगी। एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को सी ब्लू हाईलाइट करूंगी। एनसीईआरटी इनटेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स रेड कलर्ड टेक्स्ट में होंगे। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग लेक्चर्स के बाद एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें एंड इसी तरह उसे डिफरेंट कलर्स से हाईलाइट करें। सैम्पल हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करेंगे। इट विल हेल्प यू इन क्विक रीजन। सो without delay, let's get started. Reproduction in organisms. Each and every organism can live only for a certain period of time. हर जीव एक फिक्स्ड टाइम के लिए ही जिंदा रहता है। The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. जन्म से मृत्यु तक के टाइम को लाइफस्पैन कहते हैं। Lifespans of a few organisms are given in figure 1.1. फिगर 1.1 में कुछ जीवों के लाइफ स्पैन्स दिखाए गए हैं। Several other organisms are drawn for you. You should find out their lifespans and write in the spaces provided. कुछ जीवों की तस्वीरें बनाई गई हैं। आपको चाहिए कि आप उनके लाइफ स्पैन पता करें और स्पेसिस में लिखें। Examine the lifespans of the organisms represented in the figure 1.1. फिगर 1.1 में दिखाए गए जीवों के लाइफ स्पैन्स को देखें। Approximate lifespan of organisms. Average lifespan of elephant is 65 years. Students, हम यहाँ पर सभी एलिफेंट स्पीशीज के लाइफ स्पैन्स का एवरेज ले रहे हैं। जैसे एलिफेंट्स की कई स्पीशीज़ हैं, जैसे कि एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, दोनों के लाइफ स्पैन्स डिफरेंट हैं, बट हमने यहाँ एवरेज ही लिया है। रोज प्लांट का एवरेज लाइफ स्पैन 7 to 8 ईयर्स है, डॉग का 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, बनाना ट्री 6 ईयर्स, काउ 18 to 22 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, crocodile 60 years, horse 25 to 30 years, fruit fly 40 to 50 days, rice plant 3 to 7 months, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 200 years. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? क्या ये दिलचस्प और पेचीदा नहीं कि जीवों का लाइफ स्पैन कुछ दिनों जितना छोटा या हजारों सालों जितना बड़ा हो सकता है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन्स ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं सीमाओं के बीच ही बाकी जीवों का लाइफ स्पैन होता है। You may note that the lifespans of the organisms are not necessarily correlated with their sizes. आपने देखा होगा कि जीवों का लाइफ स्पैन उनके साइज पर डिपेंड नहीं करता। The sizes of the crows and parrots are not very different, yet their lifespans show a wide difference. कोए और तोते का साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन्स में काफ़ी डिफरेंस है। Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. उसी प्रकार आम के पेड़ की एज पीपल के पेड़ की एज से काफ़ी कम है। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. लेकिन जीवों का लाइफ स्पैन कुछ भी हो, उनकी मौत निश्चित है। That is, no individual is immortal except single-celled organisms. कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन single-celled organisms को छोड़कर। Why do we say there is no natural death in single-celled organisms? हम ये क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में कुदरती मौत नहीं होती? बिकॉज एज दे ग्रो इन साइज देयर वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो इंक्रीजेस। दे नीड टू डिवाइड टू मेंटेन देयर वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो। क्योंकि
जैसे ही वो साइज में ग्रो होते हैं उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे उनकी वॉल्यूम इज टू सरफेस रेशो बढ़ जाती है। उन्हें अपनी वॉल्यूम टू सरफेस रेशो को मेंटेन करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। As no cell die naturally, so there is no natural death in single celled organisms। क्योंकि कोई सेल मरती नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में नेचुरल डेथ नहीं होती। फर्स्ट डायग्राम में अमीबा है, उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम है, मीन्स उसकी वॉल्यूम इज टू सरफेस रेशो बैलेंस्ड है। सेकेंड डायग्राम में अमीबा ग्रो हो गया है, उसका साइज एंड वॉल्यूम बढ़ गया है, बट अब सरफेस एरिया वॉल्यूम की तुलना में कम है। जैसे कि आपको पता ही है कि अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसमें लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन एटसेट्रा के लिए स्पेशल ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते, इसीलिए हर सेल को इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। मीन्स कि मोस्ट ऑफ द सेल्स सरफेस एरिया में होने चाहिए एंड बल्क में कम। सो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इरेगुलर फोल्ड्स हैं, बट अब सरफेस एरिया कम हो गया है, सो लाइफ प्रोसेसेस होने में दिक्कत हो रही है, इसलिए थर्ड डायग्राम में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फोर्थ डायग्राम में अमीबा का साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, फिफ्थ डायग्राम में 2 डॉटर अमीबा हो गए हैं, पेरेंट अमीबा 2 में बट गया बट मरा नहीं। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स? इस सच्चाई के अलावा क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारी अर्थ पर हजारों सालों से कितने प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां रही होंगी? देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी। कोई तो ऐसी प्रक्रिया होगी जिसके कारण ये सब प्रजातियां अर्थ पर जिंदा हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। जी हाँ, हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक जैवीय विधि है जिसके द्वारा जीव अपनी तरह के जीवों को उत्पन्न करते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। वे संतानें बढ़ती हैं, मैच्योर होती हैं और आगे संतानें उत्पन्न करती हैं। Thus there is a life cycle of birth, growth and death। इस तरह जन्म, ग्रोथ और मृत्यु का साइकिल चलता रहता है। Reproduction enables the continuity of the species generation after generation। Reproduction पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों को बनाए रखती है। You will study later in chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे कि कैसे जेनेटिक विभिन्नता होती है एंड कैसे ये संतानों में भी पहुंचती है। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इस वर्ल्ड में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है और हर जीव ने अपनी प्रजाति बनाए रखने के लिए और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अपना रिप्रोडक्शन का अलग प्रोसीजर बनाया है। The organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। जीव का आवास, उसकी शारीरिक बनावट और कई अन्य कारक मिलकर उसकी रिप्रोड्यूस करने के तरीके को कंट्रोल करते हैं। Based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two type। पेरेंट 1 है या 2, इस बेसिस पर रिप्रोडक्शन 2 तरह की है। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। जब संतान एक पेरेंट द्वारा बिना गैमीट या गैमीट की हेल्प से जन्मे, उसे asexual reproduction कहते हैं। When two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction।
जब दो पेरेंट्स रिप्रोडक्शन में भाग लें और मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज करके ऑफस्प्रिंग्स बनाएं, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In this method, a single individual is capable of producing offspring. इस मेथड में एक पेरेंट ही संतानें प्रोड्यूस करता है। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. परिणाम स्वरूप संतानें ना केवल एक दूसरे के समान होती हैं बल्कि अपने पेरेंट्स की भी एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। Are these offspring likely to be genetically identical or different? क्या ये संतानें जेनेटिक लेवल पर समान होती हैं या नहीं? As they have formed without fusion of gametes, so these offsprings likely to be genetically identical. क्योंकि वो गैमीट फ्यूजन के बिना बनती हैं, इसलिए ये संतानें जेनेटिकली भी सेम होती हैं। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals. इस तरह के बाहरी तथा जेनेटिकली समान जीवों के लिए क्लोन वर्ड यूज किया जाता है। Let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms. चलिए देखते हैं कि asexual reproduction जीवों में जुटों में कितनी मान्य है। Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organizations. Asexual reproduction single-celled जीवों, simple plants तथा जानवरों में होती है। In protists and moneras, the organism or the parent cell divide into two to give rise to new individuals. प्रोटिस्टा और मोनेरा में पेरेंट सेल डिवाइड होकर नए दो जीव बनाती है। Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. इस तरह इन जीवों में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का तरीका है। Many single-celled organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. Example, amoeba, paramecium. कई सिंगल सेल्ड जीव बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जहां सेल डिवाइड होकर दो हिस्सों में बट जाती है तथा हर हिस्सा नया जीव बनाता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा तथा पैरामीशियम। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली सेल टू में डिवाइड हो जाती है। अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है। सेल कहीं से भी दो लगभग बराबर हिस्सों में बट जाती है। इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organisms or cells. यीस्ट में डिवीजन बराबर नहीं होता। एक बड बाहर उभरता है तथा न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और नए यीस्ट में बदल जाता है। Under unfavorable conditions, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or cyst around itself. This phenomenon is called encystation. विपरीत सिचुएशंस में अमीबा अपनी pseudopodia आर्म्स को विड्रॉ कर लेता है और अपने मेम्ब्रेन के ऊपर एक 3 परतों वाली मोटी कवरिंग लगा लेता है। इसे एंसिस्टेशन कहते हैं। When favorable conditions return, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba or pseudopodiophores. जब नॉर्मल कंडीशंस वापस आती हैं तब ये अमीबा मल्टीपल फिशन से डिवाइड हो जाता है और बहुत सारे छोटे अमीबा बनाता है। The cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae. This phenomenon is known as sporulation. इसके बाद cyst wall ब्रेक होती है तथा स्पोर्स मुक्त होते हैं। ये स्पोर्स कई न्यू अमीबा में ग्रो हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्पोरुलेशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन इन अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। फर्स्ट डायग्राम में अमीबा के ऊपर 3 लेयर्ड वॉल बन गई है। सेकेंड डायग्राम में
अमीबा का न्यूक्लियस डिफरेंट न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया है एंड इन टर्न वो सभी न्यूक्लियाई अंदर लगातार डिवाइड होकर नए न्यूक्लियाई बना रहे हैं। थर्ड डायग्राम में फेवरेबल कंडीशन आने पर अमीबा ने अपनी सिस्ट वॉल बर्स्ट करती है। फोर्थ स्टेप में सिस्ट वॉल एज अ वेस्ट तथा कई नए अमीबे बने हैं। Members of the kingdom fungi and the simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. किंगडम फंजाई तथा सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी के मेंबर्स स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। The most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structures. Other common asexual reproductive structures are conidia, penicillium, buds, hydra and gemmules sponge. सबसे साधारण स्ट्रक्चर में जूस्पोर्स जो कि गमनशील यानी मूवमेंट के लायक होते हैं। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक कोनिडिया पेनिसिलियम में, बर्ड्स हाइड्रा में तथा गेम्यूल्स स्पॉन्जिस में होते हैं। हैव यू लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन plants in class +1? What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? क्या आपने +1 में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है? क्या सोचते हैं आप? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है? दिस टर्म इज यूज्ड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में हो तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वाई डू यू से सो? आपने ऐसा क्यों सोचा? बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस हुए न्यू प्लांट्स के लिए क्लोन वर्ड यूज कर सकते हैं? यस, हाँ। वाइल इन एनिमल्स and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. Plants तथा simple जीवों में asexual term यूज नहीं की जाती। Plants में vegetative reproduction term यूज की जाती है। In plants, the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are capable of giving rise to new offsprings. प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के यूनिट्स जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब नया पौधा उत्पन्न करने के लायक होते हैं। These structures are called vegetative propagules. इन स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। Obviously, since the formation of these structures do not involve two parents, the process involved is called asexual. क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के लिए टू पेरेंट्स नहीं चाहिए होते तो इस प्रोसेस को एसेक्सुअल कहा जा सकता है। पिक्चर में रेड कलर के स्ट्रक्चर्स स्ट्रॉबेरी के रनर्स हैं। स्ट्रॉबेरी रनर्स की हेल्प से उगाई जाती है। पिक्चर में जिंजर दिखाया गया है। जिंजर एक राइजोम यानी कि मॉडिफाइड स्टेम है। इसे राइजोम की हेल्प से उगाया जाता है। मिंट यानी कि पुदीने को सकर्स की हेल्प से उगाया जाता है। आलू को हम ट्यूबर यानी कि मॉडिफाइड स्टेम की हेल्प से उगाते हैं। वाटर हाइसिंथ यानी कि टेरर ऑफ बंगाल ये ऑफसेट्स की हेल्प से प्रोपेगेट करता है। अगेव, बल्ब तथा ब्रायोफिलम लीव्स बर्ड्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस होता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस सो कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, each fragment grows into an adult capable of producing offspring, example in hydra. This is also a mode of asexual reproduction called fragmentation. कुछ जीवों में यदि बॉडी टू पार्ट्स में बंट जाए तो हर टुकड़ा एक नए जीव में ग्रो हो जाता है, एग्जाम्पल हाइड्रा। इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। You must have heard about the scourge of water bodies or about the terror of Bengal. आपने जल के स्रोतों में टेरर ऑफ बंगाल नामक पौधे से ब्लॉकेज के बारे में सुना होगा। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ
which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is a standing water. वाटर हाइसिंथ बाहर से लाए गए वीड्स में से एक है जो खड़े पानी में ग्रो करता है. It drains oxygen from the water which leads to the death of the fishes. You will learn more about it in chapter number 13 and 14. इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 13 तथा 14 में पढ़ेंगे. ये वाटर की ऑक्सीजन को यूज़ करता है और फिशेस की डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. You may find it interesting to note that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. आपको ये काफ़ी दिलचस्प लगेगा कि भारत में इसे इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके फूल तथा पत्तियों का आकार सुंदर है. Since it propagates vegetatively at a phenomenal rate and spreads all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of. क्योंकि ये वेजिटेटिवली बड़ी मात्रा में रिप्रोड्यूस करता है तथा पूरे वाटर बॉडी में कम समय में ही फैल जाता है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है. आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड? क्या आपको पता है कि पौधे जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया इनकी खेती कैसे की जाती है? पोटैटो की खेती ट्यूबर की मदद से की जाती है. शुगर केन की खेती स्टेम से की जाती है, उस स्टेम से जिसमें एटलीस्ट एक नोड हो. बनाना की खेती राइजोम से की जाती है, जिंजर की खेती राइजोम से, डहलिया की खेती ट्यूबरस रूट से. हैव यू एवर सीन प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ द बनाना एंड द जिंजर? क्या आपने कभी पोटैटो की आईज, बनाना एंड जिंजर के राइजोम से प्लांटलेट्स उभरते देखा है? If yes, then good. If not, let's see it in the next slide. Plantlets arising from the eyes of the potato tuber. Plantlets arising from the rhizome of the ginger. Plantlets arising from the rhizome of the banana. Cultivation of potato is done with the help of the potato tuber. Cultivation of sugarcane is done with the help of a stem having at least one node. Cultivation of banana is done with the help of rhizome. Cultivation of ginger is also done with the help of a rhizome. Cultivation of dahlia is done with the help of tuberous roots. When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arises from the nodes present in the modified stems of these plants. जब आप ध्यान से इन प्लांटलेट्स के शुरुआती पॉइंट को देखोगे तो आप पाओगे कि पौधों में से ये मॉडिफाइड स्टेम्स पर प्रेजेंट नोड्स में से निकलती हैं. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. जब ये नोड्स गीली मिट्टी या पानी के संपर्क में आते हैं तो रूट एंड न्यू प्लांट बना देते हैं. सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स arises from the notches present at the margins of the leaves of the bryophyllum. उसी प्रकार ब्रायोफिलम के लीव्स के नोचेस में एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलते हैं और उन एडवेंटिशियस बर्ड्स की मदद से नया ब्रायोफिलम प्लांट बनता है. This ability is fully exploited by the gardeners and the farmers for the commercial propagation of such plants. Plants की ये योग्यता किसानों तथा मालियों द्वारा नए पौधे उगाने के लिए खूब प्रयोग की जाती है. It is interesting to note that the asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of the adverse conditions. ये काफ़ी दिलचस्प है कि फेवरेबल कंडीशंस में सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी तथा फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एडवर्स कंडीशंस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. पता करें कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जीवों को अनफेवरेबल कंडीशंस में जीने का मौका कैसे देती है. Why is sexual reproduction favored under such conditions? क्यों एडवर्स कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्रेफर किया जाता है?
Sexual reproduction brings about variation in organism. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीवों में विविधता लेकर आती है. इट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड गिव राइज टू न्यू कैरेक्टर्स इन स्पीशीज दैट माइट बी हेल्पफुल इन फेसिंग एडवर्स कंडीशंस. वेरिएशन आने से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि स्पीशीज में नए कैरेक्टर्स आते हैं, नई खूबियाँ आती हैं जो कि इन अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करने के लिए मददगार होती हैं. Asexual, vegetative as well as the sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. जो हायर प्लांट्स होते हैं वो asexual तथा sexual दोनों ही रिप्रोडक्शन के मेथड्स का प्रयोग करते हैं. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. जबकि दूसरी तरफ जानवरों द्वारा केवल asexual मेथड का ही प्रयोग किया जाता है. इसके साथ ही हमारा asexual रिप्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है. वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल हमने यूज़ किया है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे. सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स की हेल्प से ज्वाइन कर लें. गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बट डू कमेंट कि आपको वीडियो कैसा